हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज 2 जून 2025 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू में आए कुछ अच्छे आर्टिकल्स जिसका बहुत रेलिवेंस है करंट अफेयर्स के मामले में और मेंस की आंसर राइटिंग और ऐसे की राइटिंग के लिए भी। इनमें से कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं? देयर आर 4 आर्टिकल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट इज रिलेटेड टू ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है हर जगह। तो इस पे एक प्रोफेसर है अरुण कुमार जी, इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। द सेकेंड आर्टिकल रिलेट्स टू क्रिप्टो करेंसी और जिनको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी बोलते हैं। इनके रेगुलेशन से रिलेटेड एक लॉयर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, दैट इज उर्वी पाठक। उसके बाद 2 आर्टिकल हैं जो करंट अफेयर न्यूज पे बेस्ड है, उनका एक ब्रीफ सा एनालिसिस है। जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के नंबर अभी रिसेंटली आए हैं, तो उससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका एक असेसमेंट करने वाला एक छोटा सा आर्टिकल है। एंड देन उसके बाद आता है फोर्थ आर्टिकल असम गवर्नमेंट के डिसीजन को लेके, जिसमें असम गवर्नमेंट ने कुछ ग्रुप्स को आर्म्स लाइसेंस करने की प्रोसेस को इजी करने का ऑथराइजेशन दिया है। तो क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, इस पे एक ब्रीफ सा आर्टिकल डिस्कशन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल की डिस्कशन से। सबसे पहले हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी अंडर अटैक, यूनिवर्सिटीज अंडर माइंड। यहाँ पे ये प्रोफेसर जो है अरुण कुमार जी, ये एक रिटायर्ड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। एंड इज अ क्वाइट अ फेमस पर्सनैलिटी, कभी टीवी पैनल के शोज में भी कई बार एज एन एक्सपर्ट या एज एन एनालिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है रिसेंटली, ये चीज डिस्कशन में क्यों चल रही है? पहली चीज, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको न्यूज में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने हार्वर्ड की जो फंडिंग है, हार्वर्ड को जो यूएस की गवर्नमेंट से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है, उस फंडिंग को फ्रीज कर दिया है। और साथ साथ में हार्वर्ड की जो बोलना चाहिए टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस है, जिसपे उसको जो भी मनी दी जाती है या जो भी मनी वो अर्न करता है, उस पे जो टैक्स एग्जेम्पशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया जाता था, वो उन्होंने रिवोक कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अरुण कुमार जी का कहना है, ये एक नया टाइप का चैलेंज अक्रॉस द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज को देखने के लिए मिल रहा है, जो यूएस में एक नया फेनोमेना है। जैसे यूएस में कभी भी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग या यूनिवर्सिटीज के एक्टिविटी को रिस्ट्रेन करने की कोशिश नहीं की गई। यूएस इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, वाज टिल नाउ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है उसने यूनिवर्सिटीज की वर्किंग और फंक्शनिंग में कभी इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करी। एंड फॉर दैट रीजन ओनली अरुण कुमार जी का कहना है कि यूएस वाज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वहाँ पे ऑटोनॉमिसिटी या इंडिपेंडेंस उनके इंश्योर करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे पॉलिटिक्स बदल रही है, वैसे वैसे पॉलिटिशियंस यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हार्वर्ड के प्रेसिडेंट जो कि एलन एम गार्बर हैं, उन्होंने ये बोला था कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह इमर्ज होते हैं। पॉलिसीज या पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट चेंज होती रह सकती हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहीं के वहीं रहते हैं। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से जब काम करते हैं, तभी वो चीज़ों को या अपनी फंक्शनिंग को एक्यूरेट या प्रॉपर रख पाते हैं। अगर आए दिन यूनिवर्सिटी और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स के कारण उनकी फंडिंग को रोका जाएगा, उनकी वर्किंग को रोका जाएगा, उनकी वर्किंग में इंटरफेरेंस किया जाएगा, तो उससे उनकी जो प्रॉपर जो एक रोल है सोसाइटी में, जो इम्पोर्टेंस या फंक्शन है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अब ये जो फंड्स में कट किए जा रहे हैं, जैसे यूएस ने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फंड्स में कट करने की कोशिश करी है, उसके थ्रू वो क्या करना चाहते हैं? उसके थ्रू वो यूनिवर्सिटीज को फोर्स करना चाहते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज चेंज करें रिलेटेड टू स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कैंपस में जो प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे किसी भी चीज को प्रोटेस्ट होता है, पैलेस्टीन में अगर अटैक चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का इशू है, कोई भी इशू है, एलजीबीटीक्यू का इशू है, कोई भी इशू है, तो उसको लेके यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोटेस्ट होता है, तो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट हैं ये कंट्रोल किए जाएं। फैकल्टी की रिक्रूटमेंट किस हिसाब से की जाएगी, कौन रिक्रूट किया जाएगा, ये वो डिसाइड कर पाए। और उनके जो डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें वो यूनिवर्सिटी को सबके लिए ओपन रखना चाहते हैं। सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, चाहे वो वीक या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वो हर किसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर पाए। इनके लिए खुद के जो प्रोग्राम चलाते हैं पॉलिटिशियंस, उनको भी अपने अपने थ्रू या अपने
कंट्रोल में लाना चाहते हैं फंड्स को कट करके. So what the Trump administration and universities and politicians across the world, अरुण कुमार जी का कहना है, they try to do is they try to reduce the funds. अगर यूनिवर्सिटीज उनकी बात नहीं सुनती हैं लीडर्स की, तो वो फंड कट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ये सारी रिलेटेड मैटर्स पे जो पॉलिसीज हैं उन पे वो अपनी डिसीजन मेकिंग इम्पोज कर पाए. इंडिया में भी जो एकेडमिक्स है वो ऐसा चैलेंज काफी टाइम से फेस कर रही है. जैसे टीचिंग और रिसर्च दोनों में ये पॉलिसीज जो है वो फेस कर रही है. रीजन भी क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया है. ब्यूरोक्रेटाइज का मतलब होता है पूरा पूरा ऑफिशियल्स के कंट्रोल में चला गया है, और ऑफिशियल्स बाय एक्सटेंशन स्टेट का ही पार्ट होते हैं. तो स्टेट जो इम्पोज करना चाहता है वो इन ऑफिशियल्स के थ्रू इम्पोज करने की कोशिश करता है, जिससे एक जो बैलेंस है यूनिवर्सिटी में, जो लर्निंग का और सोसाइटी को मेंटेन करने का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है. कैसे बिगड़ रहा है? जैसे अरुण कुमार जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके मेनली ब्रॉडली दो रोल होते हैं या दो फंक्शन होते हैं. उनका दोनों रोल थोड़ा सा एंटागोनिस्टिक होते हैं, लेकिन उनको इसके बीच में बैलेंस मेंटेन करना होता है. पहला रोल क्या होता है? हर सोसाइटी में टाइम टाइम पे चेंजेस आते हैं, और जितने भी चेंजेस आते हैं वो कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी सोसाइटी में एआई जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो अब एआई जो होता है ये नए कुछ सोसाइटी के लिए नए टाइप के चैलेंज लेके आ रहा है. जैसे एआई जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स बदल रही है, लोगों के रहने सहने का या लिविंग का तरीका बदल रहा है. तो अब इन चीजों से अडॉप्ट कैसे किया जाए, हम सर्वाइव एज अ ह्यूमैनिटी, हम सर्वाइव कैसे करें, ये चीज समझने का या इस चैलेंज से डील करने का काम यूनिवर्सिटीज का होता है, जो इन मैटर्स पे रिसर्च करती है कि व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू डील विद दिस चैलेंज. बट एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटीज का एक और रोल होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप है, जो सोसाइटल अभी नॉर्म्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसको मेंटेन करना. कैसे मेंटेन करना? ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि सोसाइटी में कौन से लॉज, कौन से रूल्स करेंटली एग्जिस्ट करते हैं और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. तो एक तरह से दो अपोजिट चीज़ें जो है यूनिवर्सिटीज़ को बैलेंस करनी होती है. एक तो नई चीज़ें जो इमर्ज हो रही हैं उससे रिलेटेड नए रूल्स लॉज उनको सजेस्ट करना, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उस सोसाइटल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने में हेल्प करना. ये एक सोसाइटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. मतलब जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश तो करता करता है, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे उस चेंज को अडॉप्ट करने में भी सोसाइटी को हेल्प करना, और नए टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस या नए टाइप के नॉर्म्स और कल्चर को इम्प्लीमेंट करना, ये भी यूनिवर्सिटीज का काम होता है. तो जब तक ये यूनिवर्सिटीज अपना काम कब कर पाती हैं, ये दोनों रोल फुलफिल अच्छे से कब कर पाती हैं? जब उनको ऑटोनॉमी दी जाती है. क्योंकि ऑटोनॉमी जब दी जाती है किसी यूनिवर्सिटी को, तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर पाती है कि वो आने वाले सोशल चैलेंजेस जो है उसको एंटिसिपेट कर पाए, वो पहचान पाए कि सोसाइटी में कौन सी चीजें आ रही हैं. जैसे सोसाइटी में जितने भी नए चेंजेस या चैलेंजेस आते हैं ना, सोसाइटी को उसका पता ही नहीं होता. वो जब चैलेंजेस या चेंजेस एकदम आ जाते हैं सर पे और दिखने लगता है कि हाँ ये चीज चेंज हो रहा है, तब सोसाइटी को वो चीज समझ में आती है, लेकिन तब तक चीजें बहुत लेट हो जाती हैं और सोसाइटी उससे अडॉप्ट नहीं कर पाती. यूनिवर्सिटी यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, what could happen and what is happening, इन दोनों चीजों का ध्यान रखती है, और उसके बेसिस पे टाइम टाइम पे अपनी रिसर्च पब्लिश करके सोसाइटी को ये इंडिकेट करने की कोशिश करती है कि अगर हमने टाइमली मैनर में इस चीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो उस केस में हमारी सोसाइटी खतरे में जा सकती है. लेकिन वो ये काम तभी कर पाती है जब उसको फुल्ली ऑटोनॉमिसिटी या ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाती है. ऑटोनॉमी जो होती है ये करंट ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो चल रहा है, ये करंट ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से डील करने में हेल्प करता है. ये करंट स्टेट जो चीज बनाए रखने की, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी रूल में है, जो कोई चीज एक बना के रखना चाहती है उसको चैलेंज करती है, उसको क्वेश्चन करती है, और जो नई चीजें इमर्ज होती है उसको पहचानने में कोशिश करती है. लेकिन ये नई चीजें जो पहचान में आती हैं, ये पुराने स्ट्रक्चर को, जो भी नए चैलेंजेस या नए चेंजेस सोसाइटी में आते हैं, ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है
या जो लोग पावर में हैं या जो लोग ऑर्थोडॉक्सी में या कंजर्वेटिज्म में जो अपनी पावर मेंटेन करके रखते हैं, ये उन सब लोगों को चैलेंज करती है। और इसीलिए ये लोग कभी नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटीज ऐसे आइडिया स्प्रेड करे जो आने वाले टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये ऐसे ही आइडिया बताएं। ये लोग ये चाहते हैं कि ये ऐसे ही आइडिया स्प्रेड करें जो उनकी पावर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमको हमको ऑटोनॉमी क्यों चाहिए यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, ताकि हम ऐसे लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के, उनको चैलेंज करने में हेल्प कर पाए। ऑटोनॉमी एकेडमिशियंस को ये हेल्प करती है कि वो ऐसा व्यू डेवलप कर पाए रिसर्च एंड टीचिंग के थ्रू जो पुराने सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, पुराने सिस्टम को रिमूव कर सकता है, पुराने सिस्टम की जो खामियां हैं उसको हटा सकता है, और नया सिस्टम जो सोसाइटी के लिए और अच्छा है या जरूरी है उसको लाने में हेल्प कर सकता है। और कोई भी ऐसा मॉडल जो पूरी यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम को ब्यूरोक्रेटाइज करके रखता है, ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो सकता यूनिवर्सिटीज को ये चीज काम ये फंक्शन अच्छे से करने में। क्योंकि ब्यूरोक्रेटाइज्ड मॉडल जो होता है जिसमें ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर्स जो होते हैं वो पूरे एजुकेशन सिस्टम की कमान अपने हाथ में रखते हैं, दे नेवर लाइक चेंज इन हैपनिंग इन द सोसाइटी बिकॉज दैट चेंज challenges their authority in power। तो ये लोग ब्यूरोक्रेटाइज सिस्टम बना के रखा ही इसलिए जाता है एजुकेशन सिस्टम का, ताकि यूनिवर्सिटीज वही बताएं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं बताने के लिए, जो उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्सी एक टेंशन प्रोड्यूस करती है। यूनिवर्सिटी जब ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो वो एक टेंशन बनाता है दो चीजों के बीच में, कि एक यूनिवर्सिटी को क्या करना चाहिए और रूलर्स उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इन जनरल यूनिवर्सिटीज को सोसाइटी के भले के लिए क्या करना चाहिए और रूलर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही एंटागोनिस्टिक रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। और इसीलिए अगर रूलर्स के हाथ में कंट्रोल यूनिवर्सिटी का चला जाए तो वो कभी भी यूनिवर्सिटीज को ऐसे आइडियाज स्प्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करते जो उनकी पावर स्ट्रक्चर को या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चैलेंज करने की कैपेसिटी रखता है। एंड फॉर दैट रीजन यूनिवर्सिटीज से निकले हुए कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो होते हैं ये ना तो ज्यादा वैल्यू किए जाते हैं और ना ही उनको बेसिकली गवर्नमेंट किसी भी तरीके से या किसी भी फॉर्म में स्प्रेड होना अलाउ करती है। ये चीज और ज्यादा इंटरनेट के थ्रू बढ़ती जा रही है। अरुण कुमार जी का कहना है, एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला है कि पहले तो चलो ये चीज गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं होती थी क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आ गया है और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया इंटरनेट का, यूनिवर्सिटीज को सप्रेस करना और आसान हो गया है, क्योंकि लोग इंस्टेंट ओपिनियन जो होते हैं उसको रियलिटी मान के चलते हैं। और इंस्टेंट ओपिनियन जो होती है ये स्टेट के लिए फैलाना और बनाना बहुत इजी होता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक ट्वीट बस करना है किसी भी रूलर को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, और उसके 1 लाख या 10 लाख जो है फॉलोअर्स जो होते हैं वो उनको लाइक करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। तो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये पावर कमांड नहीं करती। यूनिवर्सिटीज के जो आइडियाज होते हैं वो एग्जिस्टिंग टाइम पे विजिबल नहीं होते, मतलब आज के टाइम में वो विजिबल नहीं होते, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक बिलीफ होते हैं। मतलब आज से 50 साल बाद, आज से 30 साल बाद, आज से 100 साल बाद वो व्यूज या वो जो आइडियाज हैं वो आपको ग्राउंड रियलिटी पे देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए जो सोशल मीडिया में जो रूलर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या स्टेट होता है, उसको अपना ओपिनियन लोगों में बिलीव कराना, लोगों के दिमाग में बिठाना बहुत इजी होता है, क्योंकि उससे लोग रिलेट कर पाते हैं। लेकिन वो इंस्टेंट ओपिनियन अगर खराब भी हो तो वो खराब व्यू को या खराब विजन को सेटअप करने में बहुत गवर्नमेंट को हेल्प करता है। इसी कारण से ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यूएस और चाइना इन्होंने हमेशा एक लॉन्ग टर्म एजेंडा जो है वो फॉलो किया था, जिससे वो जितना भी जो फास्ट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड था, जिस स्पीड से वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो रहा है उसको कंट्रोल करने में उनको हेल्प मिली थी। उन्होंने कभी भी अपनी यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने की वो एक लिमिट के बाद कोशिश नहीं करी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज को क्रिएटिव फ्रीडम प्रोवाइड करी। तो यूएस और चाइना ने जो क्रिएटिव फ्रीडम अपने स्टूडेंट्स को या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करी, इससे उनके यहाँ इनोवेशंस बहुत ज्यादा हुए, और यही इनोवेशंस है जिसने आज यूएस को टॉप 2 ग्लोबल इकोनॉमीज बना के रखा हुआ है, बनाने में हेल्प भी करी है और बना के मेंटेन रखने में हेल्प भी करा है। लेकिन अब वो चीज यहाँ पे यूएस और चाइना में भी खत्म होती हुई दिख रही है।
और ये अरुण कुमार जी के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है, क्योंकि अगर यूएस और चाइना जैसी इकोनॉमी जो सबसे ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज का जो स्टेटस है अपनी यूनिवर्सिटीज को देती है, अगर वहां पे हमको ये देखने के लिए मिल रहा है तो ऑब्वियसली बाकी की कंट्रीज भी इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगी। बट क्वेश्चन ये आता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं इनको ये गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर इतनी डिपेंडेंट क्यों होती हैं? देखिए, एजुकेशन और रिसर्च जो होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं तो रिसर्च के रिजल्ट इमीडिएटली तो कोई कमर्शियल बेनिफिट देंगे नहीं, तो कोई रिसर्च के रिजल्ट से आप इमीडिएट टर्म्स में मनी गेन या मनी जनरेट नहीं कर सकते। यू नीड मनी इन ऑर्डर टू बेसिकली टेस्ट योर आइडिया, और वो आइडिया सक्सेसफुल होगा कि नहीं इसकी भी इमीडिएटली कोई गारंटी नहीं है। तो इस केस में कोई यहाँ पे पैसे देने के लिए रेडी नहीं होता है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। और यूनिवर्सिटीज को अपने प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए फिर दो सोर्स बचते हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट पार्टीज को इन्वेस्ट करें, कॉर्पोरेट से होते हैं उनको अट्रैक्ट करें, या फिर गवर्नमेंट से फंडिंग दें। प्राइवेट फंडिंग या कॉर्पोरेट्स की फंडिंग लेने में एक इशू है। इशू ये है कि ये लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिसर्च को फंड करते हैं, और ये क्या चाहते हैं कि रिसर्च का जो रिजल्ट आए वो इनके फेवर में आए। तो हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनसे जो फंड होती है रिसर्च वो न्यूट्रल या इम्पार्शियल हो सकती है। और इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट फंडिंग जो है ये प्रमोट करना होता है, या यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट की फंडिंग जो होती है ये ज्यादा जरूरी होती है, ताकि वो इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल और एकदम ऑटोनोमस इंडिपेंडेंस या रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे फॉलो कर पाए। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन जो होती हैं वहाँ पे पब्लिक सेक्टर फंडिंग और गवर्नमेंट फंड की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग, इंडिया के केस में तो प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग वैसे भी बहुत कम है। इवन इफ वी काउंट ऑन द बोलना चाहिए पार्शियल और बायस्ड रिसर्च, वहाँ पे उनकी फंडिंग जो है बहुत कम है। 1991 के बाद से पब्लिक फंडिंग जो है इंडिया में ये और ज्यादा गिर गई है, तो इससे अब यूनिवर्सिटीज को जो कंट्रोल करने की कैपेसिटी है वो स्टेट की और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज या एकेडमिशियंस या टीचर्स या रिसर्चर्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते जब तक उनके पास मनी ना आए। और इस सर्वाइवल के लिए वो गवर्नमेंट के आगे भी घुटने टेक देते हैं कई बार, और इसी कारण से धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो स्टेट के कंट्रोल में आती जा रही है, जो हमारी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। So this was the article on universities autonomy. The second article relates to India's virtual digital asset revolution. ये एक लॉयर है उर्वी पाठक, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इनका ये कहना है कि इंडिया में जो ग्रास रूट क्रिप्टो एडॉप्शन है, मतलब ग्राउंड लेवल पे जो क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन है, ये बहुत हाई है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे एक रिपोर्ट है ज्योग्राफी ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट चेनालिसिस के थ्रू की बनाई हुई, और एक नेस्कॉम की बनाई हुई रिपोर्ट है। ये दोनों ही रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया में एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो एसेट में जा रहा है। जैसे नेस्कॉम की रिपोर्ट के हिसाब से $6.6 बिलियन की मनी ये रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो एसेट्स में जो है वहां पे इन्वेस्ट करी है। और ये इंडस्ट्री, उनका प्रेडिक्शन है नेस्कॉम का कि ये इंडस्ट्री 2030 तक आते आते 8 लाख जॉब जो है, डायरेक्ट जॉब जो है ये प्रोवाइड करेगी। तो अब उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स को एक दूसरा नाम दिया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इंडिया में ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो स्टोरी है, हिस्ट्री है, ये बड़ी ही यूनिक चली है। यहाँ पे हमने एक बड़ा अजीब सा पाथ लिया है जिसमें हम क्रिप्टो एसेट्स को अलाउ तो करते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, लेकिन हम यहाँ पे इनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हमने यहाँ पे इनके बना के नहीं रखे जिसके अंदर में ये प्रॉपरली ये सेक्टर ग्रो कर पाए। जितना भी काम चलता है वो काफी हद तक अंडरग्राउंड काम चलता है, क्योंकि हम ना तो इसको खुल के अलाउ करते हैं होने देना क्रिप्टो एसेट्स के ट्रेडिंग को या फिर ट्रांजेक्शन को, ना हमने इसको बैन करके रखा है। बैन इसलिए नहीं करा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मना कर दिया था, जिसपे मैं अभी आऊंगा। तो इसी मामले पे जब ये बात है कि या तो हम ना तो इनको खुला बिल्कुल ओपनली इसको होने दे रहे हैं कंडक्ट, ना तो हम कंप्लीटली बैन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा रिमार्क दिया था लास्ट मंथ मई में, जिसमें उन्होंने बोला था बैनिंग मे बी शटिंग योर आइज टू ग्राउंड रियलिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो रेगुलेशन के एब्सेंस को पे एक रिमार्क किया था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप क्रिप्टो को बैन करना चाहते हैं तो आप बहुत गलत सोच रखते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग उसमें ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, लोग उसमें ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आप बैन करके ग्राउंड रियलिटी को अपनी आंखें, ग्राउंड रियलिटी के लिए अपनी आंखें जो है ये बंद कर रहे हैं।
इंडिया में वीडीए रेगुलेटरी गैप क्या है? जैसे आरबीआई ने 2013 में ये बोला था कि क्रिप्टो एसेट्स बहुत ही रिस्की एसेट है और इनमें हमको ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए इसमें ट्रांजैक्शन करने देना, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक से ऑथोराइज नहीं होते और इसमें टेरर फाइनेंसिंग और ब्लैक मनी के इश्यू हो सकते हैं। लेकिन इस वार्निंग के बाद भी मार्केट जो है उसमें क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन बढ़ता गया और इतना बढ़ता गया कि आरबीआई ने 2018 में इसको बैन कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ओवरटर्न कर दिया कि आप लाइफ की, लोगों की लाइफ की हर चीज डिक्टेट नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली स्पेशली व्हेन इट इज नॉट गोइंग फॉर रॉन्ग। तो 2022 में गवर्नमेंट ने जब इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बैन को ओवरटर्न कर दिया कि आप ऐसे किसी एसेट के ट्रांजैक्शन में बैन नहीं कर सकते, तो 2022 में गवर्नमेंट ने उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए एक टैक्स की पॉलिसी बनाई, जिस टैक्स की पॉलिसी में उन्होंने ये बोला कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शन पे जो 10,000 से ऊपर की वैल्यू के हैं उन पे हम 1% टैक्स लगाएंगे, और उनके ट्रांजैक्शन से अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो उस पर 30% कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे। तो ये उन्होंने बहुत हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेशन इसलिए लगाया था, 30% इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कहना चाहिए टैक्सेशन। ये गवर्नमेंट ने इसलिए लगाया था ताकि लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट को कम से कम जो है वो ट्रांसैक्ट करें या उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन ना करें। लेकिन इस इतने हाई टैक्स लगाने के बाद भी लोगों ने उसको ना सिर्फ एक्सेप्ट किया और ना सिर्फ बल्कि उसको ट्रांजैक्ट भी कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट ये बोलती है कि जुलाई 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में इंडियंस ने $1 ट्रिलियन के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं ये नॉन कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेड करे, और इसमें से 9% एस्टिमेटेड जो $1.12 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन जो हुआ उसमें से सिर्फ 9% डोमेस्टिक एक्सचेंज पे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस हैपेंड ऑन द ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हुए हैं। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं और इंडिया की जो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं उनके अंदर में नहीं आते। लेकिन इससे इंडिया को बहुत लॉस हुआ, क्योंकि ये ओवरसीज कंपनीज है ना, तो ये जो भी ट्रांजैक्शन में काम अर्निंग करती हैं इंडिया के क्रिप्टो एसेट्स के ट्रांजैक्शन से, उस पर इंडिया को कोई टैक्स तो देती नहीं है। तो ये ऑफशोर ट्रेडिंग से इंडियन गवर्नमेंट को 2488 करोड़ का रुपीस का लॉस हुआ था, जो वो टैक्स रेवेन्यू में कलेक्ट कर सकती थी अगर उन्होंने खुल के, जो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको खुल के काम करने के लिए अलाउ किया होता, तो उस केस में एक्सपेक्टेडली इंडियन गवर्नमेंट को इतनी कमाई होती इस 1 साल के पीरियड में, 1.5 साल के पीरियड में। सिमिलरली दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024, मतलब अराउंड अ पीरियड ऑफ 8 to 10 मंथ का जो पीरियड था, इसमें इंडियंस ने $2.63 ट्रिलियन का जो है ट्रांजैक्शन किया है क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे। ये भी ऑफशोर प्लेटफॉर्म पे किया है। तो इससे इंडिया को अनकलेक्टेड टैक्स का जो लॉस हुआ है ऑफशोर एक्सचेंजेस पे, that is estimated to be around 60 billion rupees, which is very very large। सोचो इतनी कमाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लॉस हो गई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को ओपनली यहाँ पे काम करने नहीं देती बहुत अच्छे से। तो इससे जो है ये लोग जो है वहाँ पे ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। अब ये ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कैसे कर रहे हैं जब यहाँ इंडिया में रेस्ट्रिक्शन है? तो ये बेसिकली वीपीएन यूज करते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट यूआरएल ब्लॉक कर देती है ये फॉरेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का, जो ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है उनको, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई सक्सेस नहीं मिली। लोग जो है वीपीएन का यूज करके, मिरर प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इंडियन गवर्नमेंट के जो यूआरएल ब्लॉकिंग है, इस ब्लॉकेज को बाईपास कर देते हैं। तो ये लोग तो तरीका निकाल रहे हैं क्रिप्टो में ट्रेड करने का, गवर्नमेंट उस कुछ कर तो पा नहीं रही है उसका, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो वर्चुअल ट्रेडिंग, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उससे टैक्स का लॉस तो बियर कर रही है। तो ये जो ऑथर हैं, जो लॉयर हैं, इनका कहना है कि भाई ये बहुत गलत चीज हो रही है, हमको इससे अच्छा तो अलाउ ही कर देना चाहिए। इससे दो एडवांटेज होंगे, एक तो हमारी डोमेस्टिक फर्म्स या डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो प्रमोट होंगी, वो और ज्यादा एक्सपांड होंगी, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, हमारे लोकल बिजनेसेस बढ़ेंगे, हमारे लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, एंड एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा खासा यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो इनका कहना है कि इंडिया की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी रजाइन है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ऑफशोर कंपनीज की तरफ धकेलती है, नॉन कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म्स की तरफ धकेलती है, ये जो रिस्क हमको इमर्ज हो रही है ना, ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स जो है ये हमारे लिए रिस्क की तरह भी है। कल को अगर ये कंपनी बंद हो गई तो इंडियन गवर्नमेंट कुछ स्टेप भी नहीं ले पाएगी और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए जो है वो वहां पे डूब जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि हम डोमेस्टिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, वास्प इनको नाम दिया जाता है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, इसको वास्प बोलते हैं। तो ये लॉयर उर्वी जी का कहना है कि इससे तो अच्छा है कि आप इंडिया में जो वास्प प्लेटफॉर्म है इनको आप अलाउ कर दीजिए कि ये ओपनली फ्रीली काम कर पाए, इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो लिमिटेड जो भी लगाए जा सकते हैं, जिससे वो कोई मतलब मिस यूज ऑफ मनी ना करे, फ्रॉड ना करे, स्कैम ना करें। इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो कंपनीज जो है उनको फ्रीली काम करने भी मिलेगा, लोग जो है उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, हमारी रिस्क जो है वो कम भी होगी क्योंकि पैसा कंट्री के कंट्री में ही है। और चौथा, इंडियन गवर्नमेंट की जो टैक्स रेवेन्यू है वो अच्छा खासा उसमें कलेक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनका ये कहना है उर्वी जी का कि ये हमारे जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कुछ सारे। जैसे लास्ट ईयर इनका कहना है कि बहुत बड़ा अटैक हुआ था हमारी एक क्रिप्टो एसेट कंपनी पे। तो उसने हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उसके साथ मिलके बहुत कोऑपरेटिव तरीके से काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि हम ये मतलब वो कंपनीज यहीं पे हेडक्वार्टर्ड है, दे हैव टू लिव हियर, दे हैव टू सर्वाइव हियर। So they will never try to go against Indian country, Indian government if the laws and policies are justifiable. तो अगर हम इन कंपनीज को अलाउ कर देते हैं अच्छा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के, तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना के इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी इंडिया के क्रिप्टो सेक्टर को डेवलप करने में भी, और लोगों के क्रिप्टो एडॉप्शन या क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने में भी, और इंडियन कंपनीज को एक्सपांड होने में भी। So we need a proper framework for the crypto sector in India. This is the conclusion given by Urvi Pathak ji. उसके बाद आते हैं हम दो आर्टिकल पे। द फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू जीडीपी ग्रोथ। अभी रिसेंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जीडीपी ग्रोथ का डाटा रिलीज किया है। तो इसमें ये जो एडिटोरियल है, ये जो आर्टिकल है, ये बोलता है कि इसमें बहुत सारी चीजें थी। ये जो डाटा रिलीज करा है, ये जो उन्होंने मतलब बेसिकली हर सेक्टर का ग्रोथ का जो एनालिसिस दिया है, जो एस्टिमेट दिया है, उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबके लिए मतलब इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ खराब चीजें भी हैं। जैसे अच्छी चीजें क्या है? अच्छी चीजें ये है, पहले तो क्वार्टर फोर्थ की ग्रोथ क्या है। फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ का जो डाटा है वो ये बोलता है कि हमारा जो 2024-25 का फाइनल क्वार्टर था, जनवरी से लेके मार्च तक का, उसमें हमने 7.4% ग्रोथ अचीव करी है। और इससे हमारी ओवरऑल ग्रोथ जो है दैट इज समवेयर कमिंग डाउन टू 6.8%। ओवरऑल जो कंट्री की ग्रोथ है पिछले साल की, पूरे पिछले साल की, दैट इज 6.5%, सॉरी 6.5%। तो अब ये डाटा क्या बोल रहा है? जैसे पहले तो इसमें सेक्टोरल एनालिसिस दिया है कि ये हाई ग्रोथ के रीजंस क्या क्या थे। तो पहले रीजन था कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है। अच्छी चीज इसलिए क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत पड़ती है, और इन सेक्टर्स की अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब लेबर का एम्प्लॉयमेंट का स्टेटिस्टिक अच्छा होगा। ये दो बड़े मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइवर्स हैं। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ तो है, लेकिन मतलब अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग और स्टेडी ग्रोथ सर्विस सेक्टर ने अपनी मेंटेन करी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है, देन एग्रीकल्चर में अच्छी ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसकी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4.8% पे आ गई है 11.3% से गिर के। पिछले साल के कंपैरिजन में ये ग्रोथ नियरली 7% गिर गई है। तो ये जो चीज है ये हमारी बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री फॉर द वर्ल्ड। और उस केस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ का गिरना मतलब हमारा जो मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम है ना, वो मेक इन इंडिया के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है, जिससे हम एक्सपोर्ट के हब अभी भी नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ आ रही है, ये ग्रोथ का रीजन क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन इनका कहना है कि जीडीपी ग्रोथ का वन हाई ग्रोथ रेट जो हमको दिख रहा है, उसका वन ऑफ द रीजन ये भी है कि हमारे जो नेट टैक्सेस हैं, हम जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। हमको 12.7% ग्रोथ हमारे नेट टैक्स कलेक्शन में देखने के लिए मिली है, जिससे जीडीपी का नंबर जो है वो हमको बढ़ा हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और हमने जो एक हाइप बनाई थी कि महाकुंभ में लोग जो है जम के खर्च करेंगे, उससे भी ग्रोथ हमको बहुत बड़ी हुई देखने को मिलेगी, ऐसा हमको कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं। कुंभ क्वार्टर में ग्रोथ जो है ये अराउंड अराउंड 6% है, विच वॉज वेरी लेस देन द एक्सपेक्टेड। हालांकि एक पॉजिटिव जो हमको देखने के लिए मिलता है वो ये है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये 9.4% के रेट से बढ़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है। सो दिस इज वेरी गुड, क्योंकि आने वाले टाइम में ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये एसेट का फॉर्मेशन करेगा और उससे हमारे बिजनेसेस की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी।
लेकिन नेगेटिव, एक और बड़ा नेगेटिव क्या है जो इस डाटा में देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि जब से पेंडेमिक गई है, पेंडेमिक के बाद से पिछले 4 साल में ये सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है इंडिया की। 6.5% ग्रोथ इज द स्लोएस्ट इंडियन ग्रोथ इन एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस द पेंडेमिक। जो पिछले 4 साल का पीरियड है 2021 से 2025 के बीच में, उसमें ये 4 साल में सबसे लो ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली है। हालांकि गवर्नमेंट का स्टैंड ये है और मिनिस्टर्स का भी स्टैंड ये है कि कंसिडरिंग द फैक्ट कि पूरा का पूरा वर्ल्ड अभी स्लो डाउन हो रहा है, ये जो ग्रोथ है ये बुरी नहीं, मतलब कहने के लिए 4 साल में सबसे स्लो ग्रोथ है, लेकिन ये उतनी भी बुरी नहीं है। रीजन नहीं, क्योंकि हम ऐसे वर्ल्ड में डील कर रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड पूरा ग्लोबल ग्रोथ जो है वो उसकी फॉल हो रही है। लेकिन जो पॉइंट वो मिस कर जाते हैं ये बात बोलने में कि ग्रोथ उतनी भी बुरी नहीं है, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि हम जो है अभी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से रेस कर ही नहीं रहे। जो उनका पॉइंट है कि दूसरी कंट्री इतनी भी ग्रोथ रेट से ग्रो नहीं कर पा रही, हम तो उससे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ये पॉइंट एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि हमारी रेस दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं है, हमारी रेस खुद की नीड के साथ है। हम अपनी जो बढ़ती हुई नीड है, जैसे हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हमारी नीड भी बढ़ती जा रही है। हमारी नीड है कि हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाए, अदरवाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूथ रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट अगर ग्रोथ रेट एक अच्छे पॉइंट को अचीव या एक अच्छे पॉइंट को टच नहीं करता है। तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उनका जो विजन है वो क्या है, विकसित भारत बाय 2047। विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया। डेवलप्ड इंडिया का मतलब हमारे सारे लोगों के पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे ये खुद बोलता है कि अगर हमको 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमको एटलीस्ट 10 साल तक 8% ग्रोथ रेट से हर साल ग्रो करना पड़ेगा। तभी हम एटलीस्ट इतनी सफिशिएंट जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतनी अचीव कर पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे कि हमारे सारे यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट हम उनको प्रोवाइड कर पाएं और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएं और उससे हमारी कंट्री को डेवलप्ड इंडिया बना पाए। तो गवर्नमेंट को वाकई, कंक्लूजन ये बोलता है कि गवर्नमेंट को वाकई ये कंसिडर करने की जरूरत है कि क्या ये सही में सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन है ट्रांजिशनिंग इकोनॉमी के लिए या नहीं है। उसके बाद आता है रॉन्ग कॉल। तो यहाँ पे एक न्यूज है, उस पे एक एनालिसिस है। असम की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम सिविलियन ग्रुप्स को असम में हम आर्म करेंगे, उनको हम आर्म्स लाइसेंस इशू करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो इंडिया बांग्लादेश या असम बांग्लादेश बॉर्डर पे जो ग्रुप्स रहते हैं उनको। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है असम की गवर्नमेंट ने कि हम जो असम बांग्लादेश बॉर्डर पे जो ग्रुप्स रहते हैं, इंडिजिनस कम्युनिटीज रहती हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज मतलब ऐसी कम्युनिटीज जो वहीं से बिलोंग करती हैं, असम की बॉर्डर के, इंडिया के साइड वाली बॉर्डर के अंदर में जो कम्युनिटीज रहती हैं वो ऐसी एलिजिबल इंडिजिनस कम्युनिटीज को, जिनको बहुत बड़ा थ्रेट है कि बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स आएंगे वो उनके लैंड को, उनकी जॉब को, उनके कल्चर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी इंडिजिनस कम्युनिटीज को हम आर्म्स के लाइसेंस ज्यादा से ज्यादा इशू करेंगे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए बांग्लादेशी माइग्रेंट से। लेकिन ये डिसीजन बड़ा ही गलत डिसीजन है। ये एनालिसिस ये बोलता है कि डिसीजन बहुत ही गलत डिसीजन है। ये डिसीजन ये बोलता है कि स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप को आर्म करना ये आगे चल के एक विजिलेंटिज्म का कल्चर डेवलप कर सकता है और कम्युनिटीज के बीच में राइवलरी भी डेवलप कर सकता है, क्योंकि वायलेंस के जो जो कहना चाहिए इश्यूज हैं वो बढ़ जाएंगे, वायलेंस के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। लॉजिकली या लीगली या थियोरेटिकली बोला जाए तो स्टेट इज द ओनली एंटिटी, या स्टेट एक हमेशा एक अकेला इंस्टीट्यूट है जिसको आर्म्स का या लॉ एनफोर्समेंट का ड्यूटी दिया हुआ है। और लीगली आर्म्स रखने की कैपेबिलिटी भी सिर्फ स्टेट के पास ही होना चाहिए। कभी भी किसी इंडिविजुअल्स को या ग्रुप को, इंडिविजुअल को आप आर्म्स या वेपन्स दे सकते हैं क्योंकि उनको, अगर उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो खुद को प्रिजर्वेशन के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए आप आर्म्स दे सकते हैं। और करेंटली हमारे यहाँ जो आर्म्स या वेपन्स इशू करने का जो एक्ट है, आर्म्स एक्ट 1959, आर्म्स रूल 2016, तो ऐसे ही लोगों को लाइसेंस इशू करता है या आर्म्स देने की परमिशन देता है जिनकी जान को खतरा है या जिनको अपने आप को प्रिजर्व करने की कोई नीड है किसी रीजन से, जहां पर उनको लगता है कि स्टेट माइट मिस प्रोटेक्टिंग देम।
लेकिन अब जब आप ऐसे स्पेसिफिक सिविलियन ग्रुप पूरी पूरी कम्युनिटी को आर्म्स इशू कर रहे हैं या आर्म्स इशू करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ये एक तरीके से स्टेट अपनी ड्यूटी छोड़ रहा है। जैसे कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी स्टेट की होती है, और अगर स्टेट आर्म्स यही बोल के इशू कर रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ इसलिए हम आपको आर्म्स दे रहे हैं, ये एक तरीके से इस बात का एक्सेप्टेंस है कि हम आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो रहे हैं, हम आपको जो है एडिक्वेट सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉडर्न स्टेट्स जो होते हैं, मॉडर्न स्टेट्स में मोनोपोली जो होती है वायलेंस की, मतलब वायलेंस करने की अथॉरिटी, जिसको बोलना चाहिए परमिशन या अथॉरिटी जो होती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ होती है। और सिविलियन ग्रुप्स को आर्म करना ये इस पूरे प्रिंसिपल का वायलेशन है। ऐसी एक कोशिश छत्तीसगढ़ में बहुत पहले की गई थी 2000s में, जब एक सिविलियन ग्रुप को नक्सल से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्म किया गया था। दैट इज सलवा जुलूम कैंपेन। ये सलवा जुलूम कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है, इसके बारे में एक बार पढ़िएगा। इसमें सिविलियन ग्रुप्स को इसी प्रिंसिपल पे वो दिए गए थे, आर्म्स इशू करे गए थे कि वो नक्सलिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन आगे चल के वो कम्युनिटीज के बीच में राइवलरी में कन्वर्ट हो गई, कम्युनिटीज एक दूसरे के अंदर में, जैसे दो कम्युनिटीज जो किसी चीज पे फाइट कर रही हैं या किसी चीज पे कम्पीट कर रही हैं, तो अगर उनके बीच में कोई इशू आता था तो वहाँ पे वो एक दूसरे के अंदर में भी उसको यूज करने लगे, और उनके बीच में जो राइवलरी है और वायलेंस है वो बढ़ने लगी, जिससे पूरा का पूरा ये मॉडल जो है ये फेल हो गया। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट भी किया था और फिर उस पॉलिसी को कैंसिल भी किया था कि ये पॉलिसी बहुत गलत है, जिसमें आप सिविलियन ग्रुप्स को जो है आर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला जो डिसीजन है असम का, वेदर दिस विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ कोर्ट और द लॉ और नॉट, दिस इज गोइंग टू बी सीन इन द कमिंग डेज। So these were the four important articles which were very important for editorial today in the Hindu। तो यहाँ पे हमने देखा यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी से रिलेटेड एक आर्टिकल, दूसरा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तीसरा हमने देखा जीडीपी की ग्रोथ से रिलेटेड, और चौथा हमने देखा असम का डिसीजन टू इशू आर्म्स टू द सिविलियन पॉपुलेशन। So this is it for the day. Thank you very much for watching the video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम आल्सो। अदर देन दैट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारा जीएस का कोर्स, फुल जीएस कोर्स 10th जून से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 8962291192 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से या कॉल से, किसी भी तरीके से। एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें अगर आप मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेंस के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं है या मेंस का पोर्शन आपका वीक है, तो इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई मेंटरशिप चाहिए है, तो वी आर ऑल्सो बेसिकली अवेलेबल विद दैट कोर्स। तो आपको वो कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।